वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फैज़ हमीद जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है, उनके खिलाफ मज़ीद मुकदमात बनने की गुंजाइश मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटने का मनसूबा था, जिसमें फैज़ हमीद शामिल थे और अफराद क़ुव्वत बानी पीटीआई ने फराहम की थी ताकि बानी पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ जाएँ और फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की दुकानदारी दोबारा शुरू हो जाए। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तौसी भी मांगी थी। ये बेसिकली जो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था वो जो एक चीज जो हो चुकी हुई थी, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी, उस सारी चीज को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। उसमें फैज साहब शामिल थे और जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो पीटीआई ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। कोई भी जाती तौर पे जो है नहीं जानता था आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया है। अगर आप पढ़ें तो इसमें अभी और भी गुंजाइश है और भी केसेस के डेवलप होने की। मैं टीएलपी का आपको मिसाल देता हूं कि टीएलपी की जो धरना हुआ जिसमें फैज साहब जो है सिग्नेटरी बने, दैट इज इनफ टू प्रूव के टीएलपी किसकी परवरदा थी, किसकी पैदाइश थी, किसने मिडवाइफ किया हुआ था उसको, और उस बेनिफिशियरी कौन थे। मेरा ख्याल है 9th May was the biggest attempt to salvage इमरान खान whatever was left of him at that time, कि दोबारा कोई आ जाए और ये दुकानदारी जो है जनरल फैज की और जनरल बाजवा की, इनकी दोबारा शुरू हो जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। मुजरिम पर 4 इल्ज़ामात में कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए। कोर्ट मार्शल की बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाए। सज़ा का निफाज 11 दिसंबर 2025 से हो चुका है। ज़मीन ज़हरा की रिपोर्ट। DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 15 माह तक जारी कोर्ट मार्शल का अमल मुकम्मल, 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह तक जारी रहा। मुजरिम पर 4 इल्जामात की कार्रवाई की गई, जिसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, रियासत की सलामती और मुफाद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुख्तलिफ अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात शामिल है। ISPR के मुताबिक तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुजरिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। मुजरिम को अपने दिफा के लिए वकील और कानूनी टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हकूक फराम किए गए। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और दीगर मामलात में मुलविस होने को अलहदा तौर पर निपटाया जा रहा है। मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई की गई। फैज हमीद ने 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। ज़मीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को सज़ा को तारीखी फैसला करार दे दिया। चिन्योट में गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि खान साहब और फैज हमीद अपने वक्त के फिरौन थे। दोनों ने ताकत के नशे में धमकियां दी, आइन की खिलाफ वर्जी की। एक सवाल पर बिलावल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा मिला है मुख्तलिफ जराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज खुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब था जो अपने ताकत के नशे में
अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया। उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सवाल है, वैसे तो इस पर कोई बाकायदा डिस्कशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। आईनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है। साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि फैज़ हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद के साथ गवाही देने जा रहे हैं, जिसके बाद बानी पीटीआई 9 मई के शिकंजे में आ जाएंगे। दुश्मनी, रियासत दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में 14 साल होती है, सजाए मौत होती है। इसी पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, उनको भी लाया जाएगा और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। जो अंदर की तंसीबात और जगहों की पोजिशनिंग वो फैज हमीद की फैसिलिटेशन थी। नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी ज़िम्मा इसलिए हो गए क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी ज़िम्मा ऐसे हो जाते हैं। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, जैसा मैंने हमेशा कहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैज़ हमीद की सज़ा को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अडयाला जेल के करीब दागिल नाके पर बात करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, फैज़ हमीद एक इदारे के मुलाजिम थे, अगर किसी मामले पर उनको सज़ा हुई है तो ये इस इदारे का अंदरूनी मामला है। देखिए जी, फैज हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन से मुतालिक नुमायाँ पेशरफ्त पर खुशी हुई है। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने ईमान मज़ारी के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर जारी ट्रायल रोक दिया है। अदालत ने करार दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि हाई कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को सुनकर जल्द फैसला करे। ये फैसला दोनों फरीकों के बाहमी रजामंदी से जारी किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसके दौरान नॉर्वे के सफ़ीर भी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत के आखिर में जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि ऑर्डर लिखवा जा रहा है, कोई एतराज़ तो नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एतराज़ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर है, लेकिन ठीक है। वकील फैसल सिद्दीकी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ ट्रायल आईनी हक है, ना जज की बेतौकीरी होनी चाहिए ना हाई कोर्ट की, और बगैर शफाफ ट्रायल सज़ा नहीं दी जा सकती। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद मुकदमा निपटा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा कि आज नॉर्वे के सफ़ीर को वजारत खारिजा तलब किया गया। उनके इस्लामाबाद में एक अदालती कार्रवाई में बिला जवाज़ शिरकत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। तर्जुमान ने कहा कि सफ़ीर की ये शिरकत सिफारती आदाब और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सफ़ीर के इस इक़दाम से पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत का तासुर मिलता है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नॉर्वे के सफ़ीर को वियना कन्वेंशन में मुतालिका आर्टिकल्स में दर्ज सिफारती उसूलों की मुकम्मल पासदारी यकीनी बनाने की ताकीद की गई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद है। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 शरकपुर से फैजपुर, M4 शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज तक बंद, M5 ज़ाहिर पीर से शेरशाह और रोहड़ी से पनवाकिल तक बंद की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। अब से कुछ देर पहले लाहौर 465 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। महकमे माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में AQI 412, रहीमिया खान का 371, मुल्तान का 358 रिकॉर्ड किया गया।
आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के ओलंपियन वेट लिफ्टर तलहा तालिब 3 साल पाबंदी खत्म होने के बाद एक बार फिर वेट लिफ्टिंग अरीना में वापस आ गए। वो पाबंदी खत्म होने के बाद कराची में नेशनल गेम्स के दौरान पहली बार एक्शन में नजर आए और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में सबकी तवज्जो हासिल करने वाले वेट लिफ्टर तलहा तालिब मज़बूत डोप टेस्ट की वजह से लगने वाली 3 साल पाबंदी खत्म करने के बाद एक बार फिर एक्शन में वापस आ गए। तलहा तालिब पहले की तरह फिट दिखाई दिए और जब लिफ्टिंग के लिए उनकी बारी आई तो उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्नैच में 150 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 180 किलोग्राम वजन उठाकर मजमूई तौर पर 330 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करके वेट लिफ्टिंग सर्किट में वापसी का ऐलान किया। ये न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाबंदी के दौरान भी उन्होंने ट्रेनिंग का सिलसिला नहीं छोड़ा और रोज 2 मरतबा ट्रेनिंग करते थे। उन्होंने कहा कि पाबंदी के दौरान खुद को हर वक्त मजबूत रखना मुश्किल था। बहुत मुश्किल था 3 साल ऐसे सस्पेंड हो के घर में गुजारना, लेकिन इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, एक उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब भी कम बैक हो तो एक अच्छे तरीके से हो रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे सिला भी मिला है और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं बिल्कुल अगले साल, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीतूंगा। और आज जितना मैंने यहाँ पे किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल वाला इतना कर रहा है। नेशनल गेम्स की 10,000 मीटर में कांसी का तमगा जीत कर सबकी निगाहों का मरकज़ बनने वाली 9 बरस की कायनात खलील को जुमेरात को रेस के मुंतज़मीन ने 5000 मीटर रेस में शिरकत से रोक दिया। कायनात मायूसी के आलम में रो पड़ी। 9 साल कायनात खलील नेशनल गेम्स एथलेटिक्स मुकाबलों में उस वक्त तवज्जो का मरकज बन गई जब उन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में शिरकत की और सिंध के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कायनात के उस कारनामे को जहां कई लोगों ने सराहा, वहीं ये सवाल भी उठाया गया कि किस तरह एक अंडर एज बच्ची को इस मुकाबले में शिरकत की इजाजत दी गई, क्योंकि ये तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के कवानीन के भी खिलाफ था और IOC के सेफ गार्डिंग उसूल के भी मुनाफी। शायद मुंतज़मीन को देर से ही इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कायनात को जुमेरात को शेड्यूल्ड 5000 मीटर की दौड़ में शिरकत से रोक दिया। मुकाबलों में शिरकत से रोके जाने के बाद कायनात मायूस और आबदीदा हो गई। उनके कोच का कहना है कि नेशनल गेम्स में और कौन से कवानीन की पाबंदी हो रही है जो इस बच्ची पर एतराज किया गया। अगर ये अंडर एज है तो ट्रायल्स के वक्त, सिलेक्शन के वक्त और रजिस्ट्रेशन के वक्त किसी ने एतराज क्यों नहीं किया। तुमने ट्रायल लिया, इसको कैम्प में बुलाया, कैम्प में खिलाया, फिर ट्रैक सूट दिया, फिर अंदर लाया, फिर 10,000 खिलाया, 10,000 ये जीती, उसके बाद तुम कह रहे हो कि 5,000 नहीं खेल सकती। अब मुझे सिखा रहे हो कि IOC के रूल है, तुम्हें IOC के रूल नहीं पता। उस वक्त तुम्हें याद नहीं आ रहा था कि IOC के ये रूल है, वो रूल है। IOC का यहाँ पे कुछ भी नहीं फॉलो नहीं हो रहा, आपको पता है, सामने नजर आ रहा है। कायनात का कहना था कि उन्होंने इस इवेंट के लिए काफी मेहनत की थी। बहुत दुख था, मुझे रोना आ रहा था। तहरीश खान, तहरीम आलम। नेशनल गेम्स एथलेटिक्स के मुंतज़मीन का कहना है कि खिलाड़ी की उम्र का मीडिया से मालूम हुआ, जिसके बाद कवानीन की पाबंदी करते हुए इस प्लेयर को इवेंट में शिरकत से रोक दिया गया। बात यह है, उसके पीछे रैशनल ये है कि छोटे बच्चे को छोटे बच्चों के साथ कम्पीट करना चाहिए, उसको बड़े बच्चों से कम्पीट नहीं करना चाहिए। ये अगेंस्ट उसकी सेफ गार्डिंग के लिए, उसके लिए फ्यूचर हेल्थ इशूज, सो मैनी थिंग्स उसमें वो हैं, तो वो उसके लिए मुनासिब नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और श्रीलंका में आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया। दूसरी जानिब ICC की जानिब से जारी किए गए टिकट्स की फ़रोख्त वाले पोस्टर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन की तस्वीर गायब कर दी गई। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ हो गया है। टिकट की फरोख्त की शुरुआत में ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट की मांग सबसे ज्यादा देखने में आई। पाकिस्तान और भारत के मैच के टिकट की कम से कम कीमत 1500 श्रीलंकन रुपए मुकर्रर है। पाक भारत मैच के टिकट के लिए शायकीन को लंबे इंतजार का कह दिया गया। पाकिस्तान और भारत का मैच T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है। दूसरी जानिब ICC का एक बार फिर तासुब इस वक्त सामने आया जब उसने टिकट की फरोख्त के ऑफिशियल पोस्टर में पाकिस्तानी कप्तान को शामिल ही नहीं किया। टिकट के पोस्टर पर मेजबान ममालिक भारत और श्रीलंका समेत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के कप्तान को दिखाया गया है। दूसरी जानिब ऑनलाइन वेबसाइट के मुताबिक भारत में होने वाले मैचेस में टिकट की कम से कम कीमत 100 भारतीय रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि श्रीलंका में होने वाले मैचेस में कम से कम टिकट की कीमत 1000 श्रीलंकन रुपए मुकर्रर है। शायकीन T20 वर्ल्ड कप के टिकट ऑनलाइन खरीद सकेंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स पंजाब स्टेडियम लाहौर में दूसरे रोज़ भी जारी है। इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खुसूसी अफराद का जोश, जज्बा और कारकर्दगी काबिल दीद है। इरम आवान रिपोर्ट करेंगी।
में चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स का दूसरा रोज 9 मुख्तलिफ खेलों में सरकारी और निजी तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 500 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो का शिकार मियां बीवी ने व्हील चेयर ट्रैक रनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि माजूरी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, वो एक दूसरे का सहारा बनकर चलते हैं। असल चीज़ ये है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, आप कैसे चीज़ों को लेकर चलते हैं, आपकी सोच कैसी है, ज़हनी तौर पे आप कितना मजबूत हैं, वो चीज़ मैटर करती है, ना कि ये डिसेबिलिटी। फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव लिया है ना स्पेशल गेम्स का, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है स्पेशल पर्सन्स के लिए। खेलों में हिस्सा लेने वाले खसूसी अफराद जीत के जज्बे से सरशार है। कहते हैं ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। ऐसी सरगर्मियाँ जो हमारी जज्बों को, हमारी हिम्मत और हौसलों को बढ़ाती हैं, इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत पहलू है। इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए, क्योंकि अफराद बा माजूरी देखें, अगर माजूरी है तो वो इसी तरह अपनी माजूरी को दूर करते हुए इन सरगर्मियों का में हिस्सा लेंगे और अपने आप को बता सकते हैं कि हम डिसेबल नहीं हैं। अच्छी है। आप कहना है क्या खेला है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मस्त मजा आ रहा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब स्पेशल गेम्स 12 दिसंबर तक जारी रहेंगी। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में 91% लोगों ने पिछले 6 माह के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी के जरिए अदायगी की। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा कपड़े 30% खरीदे गए। घड़ियाँ दूसरे नंबर पर रहीं। ताज़ा तरीन गैलप और गिलानी सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि मशहूर शख्सियत के तौर पर दिन गुजरने का मौका मिला तो 49% लोग मजहबी रहनुमा या दानिश्वर बनना पसंद करेंगे। 34% अफराद का ख्याल है कि एतमाद रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। गैलप और गिलानी सर्वे की तरफ से किए गए ताज़ा तरीन सर्वे में सवाल किया गया कि आपके ख्याल में रिश्ता कायम रखने के लिए सबसे अहम क्या है। 34% ने जवाब दिया कि एतमाद सबसे अहम है। 30% ने बर्दाश्त, 24% ने मोहब्बत और 10% ने वक्त का देना अहम करार दिया। 1% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल किया गया कि अगर आपको किसी मशहूर शख्सियत के तौर पर एक दिन गुजारने का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। तकरीबन आधे यानी 49% ने मजहबी शख्सियत या दानिश्वर बनना पसंद किया। 9% ने सियासतदान, 8% ने मुतफर्रिक, 7% ने एथलीट और सिर्फ 4% ने अदाकार बनना चाहा, जबकि 22% ने कोई जवाब नहीं दिया। इस सवाल पर कि अगर इंटरनेट और केबल टीवी पूरे दिन के लिए बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे। 50% अफराद ने इबादत में वक्त गुजारने का कहा। दोस्तों और खानदान वालों से बात करने को 19% अफराद ने तरजीह दी। 7% ने इंटरनेट वापस आने का इंतजार करने, 5% ने किताब पढ़ने, 3% ने बाहर जाने और 2% ने सोने का कहा। 13% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे के दौरान पिछले 6 माह में ऑनलाइन कुछ खरीदा है या नहीं, इस पर हैरत अंगेज तौर पर 91% अफराद ने जवाब दिया कि उन्होंने ऑनलाइन कोई खरीदारी नहीं की। सिर्फ 8% ने ऑनलाइन खरीदारी का बताया, जबकि 1% ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने ऑनलाइन क्या खरीदा है के सवाल पर 35% अफराद ने कपड़े खरीदने का बताया। 20% ने घड़ी, 14% ने सजावटी अशिया, 13% ने मेकअप, 9% ने जूते, 5% अफराद ने बर्तन खरीदने का कहा, जबकि 1% अफराद ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑनलाइन खरीदारी के प्लेटफॉर्म के सवाल पर 52% अफराद ने एक वेबसाइट, 20% ने मुतफर्रिक, 16% ने मुकामी ऑनलाइन स्टोर, 5% ने अमेज़न, 3% ने अली एक्सप्रेस, 4% अफराद ने जवाब नहीं दिया। ऑनलाइन शॉपिंग में अदायगी के तरीक़ेकार पर 60% अफराद ने कैश ऑन डिलीवरी का बताया। 15% ने इजी पैसा, 12% ने मुतफर्रिक, 7% ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड, 4% ने बैंक ट्रांसफर, जबकि 2% अफराद ने अदायगी के लिए मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल का बताया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। IMF शराइत तवानाई, मालियाती, समाजी, स्ट्रक्चरल, मॉनेटरी और करेंसी से मुतालिक हैं। क्या तफसीलात हैं? अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। अशरफ बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, IMF की तरफ से रात गया की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मुज़ाकरात हुए थे IMF के साथ, जो शराइत पाकिस्तान में मानी गई हैं, उसमें एक पे खास तौर पे कहा गया जी खाद और कीड़े मार अज़बियात जो फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें 5% उस पर एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी, बल्कि इसमें इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा आला कीमत वाले मीठी अशिया हैं, जैसे चीनी या मिठाइयाँ वगैरह, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी में इजाफा होगा। इस तरह जो मुंतखब अशिया
को सिलेक्ट करके उन पर जो सेल्स का टैक्स की शरह उसको बढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाकर 18% तक उसमें किया जाएगा उसको। दूसरी एक अहम शर्त है कि शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा, हुकूमत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और बिजली के शोबे में जो टैरिफ एडजस्टमेंट है वो जारी रखी जाएगी, सिस्टम के नुकसानात को हुकूमत बतदरीज कम करेगी और उसमें जो सब्सिडी है उसमें कमी लाई जाएगी। इस वक्त मुल्क में जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं 40,000 मुल्क में, वो अगले 2 सालों में उन पर तमाम पर 40,000 सेल्स ऑफ पॉइंट पर नस्ब किया जाएगा ताकि वो FBR के सिस्टम से मुंसलिक हो जाए और टैक्स वसूलियाँ आसान हो जाएं। और एक अहम चीज़ है कि चारों सूबों में जो जनरल सेल्स टैक्स है इसकी शरह एक करने से पाकिस्तान ने इत्तफाक किया है। जी शुक्रिया आशिफ मलखम आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाका तैयारे अपग्रेड करने के लिए 668 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। कांग्रेस एक माह बाद ट्रम्प इंतज़ामिया के इस इक़दाम का जायज़ा लेगी। ट्रम्प इंतज़ामिया के इस इक़दाम से पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और आइंदा मुमकिना हंगामी सूरत हाल की तैयारी में मदद मिलेगी। इस पैकेज में लिंक 16 सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिक आलात, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल होगी। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन ने बांग्लादेश में इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को करवाने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के बाद साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर भारत फरार हो गई थीं। हसीना वाजिद के फरार के बाद से बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने संभाली। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म के बाद यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में आदिल राजा ने कहा कि हाई कोर्ट ने इन्हें 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया है। 14 और 29 जून 2022 के दरमियान उन्होंने राशिद नसीर के खिलाफ मुतअद्दिद हतक आमेज़ इल्ज़ाम लगाए। उनके पास इन इल्ज़ाम का दिफा नहीं। आदिल राजा ने मुकम्मल फैसले का लिंक भी जारी किया। आदिल राजा के खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा का फैसला लंदन हाई कोर्ट ने अक्टूबर में सुनाया था। अदालत ने आदिल राजा को 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने आदिल राजा को हर्जाने की मद में 22 दिसंबर तक 50,000 पाउंड और आदिल राजा को अदालती अखराजात की ज़मन में 2,60,000 पाउंड भी अदा करने का हुक्म दिया गया। सरगोधा में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आर्ट मेला मुनक्किद हुआ, जहां पर फ़न, जज्बे और तख्लीक ने मिलकर एक ऐसा समा बांधा जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। यहां पर बच्चों ने आखिर क्या कुछ तख्लीक किया, देखिए मलिक असगर की रिपोर्ट में। मेरे भी तो सपने थे, पंख लेके थे कटे, फिर भी मैं उड़ा। सरगोदा में मुनक्किद हुआ खुसूसी बच्चों का आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स मेला। मेला में जिला भर से खुसूसी बच्चे शरीक हुए, जिन्होंने मौके पर ही अपने हाथों से ऐसे दिलकश फनपारे तख्लीक किए कि आने वाले उनकी सलाहियतों को दाद दिए बगैर न रह सके। पेंटिंग्स हो या ड्राइंग्स या हाथ से बने हुनर पारे, हर चीज इन मासूम बच्चों की अनथक मेहनत, बेमिसाल तवज्जो और अंदर मौजूद पोशीदा काबिलियत की अमली तस्वीर बनते नजर आए। आज आर्ट मेला हम लोगों ने कंडक्ट किया है, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स के लोग आए हैं और देखने के लिए सबने कहा है बहुत अच्छा काम किया है। मेले में आने वाले वालिदैन, तुलबा और आम शहरियों ने न सिर्फ नुमाइश को देखते रहे बल्कि उनके मकामात पर बच्चों के साथ तस्वीरें बनाई और उनके फनपारों की तारीफ की। खुसूसी बच्चों की मेहनत और महारत ने ये साबित कर दिया कि अगर एतमाद और हौसला मिल जाए तो कोई भी कमी रुकावट नहीं बनती, बल्कि यही बच्चे हमारे मुआशरे का रोशन चेहरा बन सकते हैं। आप इन तमाम बच्चों को प्रोडक्टिव पार्ट बनाए सोसाइटी में और अपनी सिविक ड्यूटी दे और इन सबको जॉब्स दे, एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल एजुकेशन के इस इक़दाम ने न सिर्फ इन बच्चों की हौसला अफजाई की बल्कि मुआशरे के सामने भी एक रोशन मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।